Hi everyone. Let's continue the chapter Nationalism in India, Class 10th. अभी तक हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे लोगों को इंडिया में प्रॉब्लम हो रही थी ब्रिटिशर्स से, और गांधी जी वहाँ जाकर उन लोगों का साथ दे रहे थे और बड़े ही पीसफुली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरठ में वायलेंस हो गए हैं सब लोग। फिर उसके बाद हम पहुंचे आगे और अब हम पहुंचे हैं लाहौर कांग्रेस 1929। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन लाहौर इन दिसंबर 1929 1929 में एक कांग्रेस सेशन हुआ। कांग्रेस सेशन मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग मिले वहाँ पे और एक उन्होंने सेशन रखा, मतलब काफ़ी सारे लोग मिलकर बात कर रहे थे कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वहाँ के उस वक्त उस सेशन के कौन थे? प्रेसिडेंट थे। कौन थे? प्रेसिडेंट थे। उस सेशन के जो मेन मुख्य थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सेशन कहाँ रखा गया? लाहौर में रखा गया। कौन से सन में रखा गया? 1929 में रखा गया। कौन सी पार्टी ने इसको रखा? कांग्रेस ने रखा। ठीक है, तो द कांग्रेस डिमांडेड। अब ये सेशन क्यों रखा गया? क्योंकि कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स रखी। उन्होंने बोला कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि हमको पूरा स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमारा खुद का राज, हमारे ऊपर कोई और नहीं बैठेगा। ये देश हमारा है, इसलिए इस देश में सभी जो भी लोग हैं वो सब हमारे ही होंगे। हेड भी है ना, जितने हेड बैठे हैं वो भी, और जितने लोग अंडर में हैं वो भी सब हमारे ही होंगे। हमें ना किसी को एंटर करने देना है और ना ही हम किसी को अलाउ करेंगे कि कोई हमारे देश में आके हमारे ऊपर राज करे। तो पूरी तरीके से हमारा ही राज होना चाहिए। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? पूर्ण स्वराज। क्या बोला जाता है? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, पूरी तरीके से खुद पर ही निर्भर होना। द कांग्रेस डिसाइडेड दैट, कांग्रेस ने ऐसा डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि अब बहुत हो गया है, अब हम 26 जनवरी को कब? 1930 में हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। उसके इतने साल पहले ही 26 जनवरी को कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया, ठान लिया कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा 1930 26 जनवरी को, और हम तब सेलिब्रेट करेंगे। कब डिसाइड किया था इन्होंने बच्चों? 1929 में जब ये लोग मिले थे ना, इन्होंने कहा एक साल के अंदर अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे। एक साल क्यों? लाहौर में ये जो इंसिडेंट, ये सेशन हुआ, ये दिसंबर 1929 में हुआ। एक महीने बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, पीपल टुक अ प्लेज टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वहाँ के कांग्रेस के लोगों ने ये ओथ लिया, प्लेज लिया, यानी कि ओथ आपको पता है ना, आप लेते हैं ना, प्रॉमिस लिया खुद से कि हमको इस 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज पा लेना है, कैसे भी करके। फिर आता है एक और मूवमेंट जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, सिविल मतलब जो जितने भी लोग एक देश में होते हैं ना, अगर हम आम तौर से लोगों की बात करें तो बोलते हैं सिविल, मतलब सभी लोग। डिसओबीडियंस मतलब नहीं मानना है, डिसओबे कर देना है, नहीं मानना है। मूवमेंट मतलब
कोई एक मूवमेंट करना, कोई एक डिसीजन लेना, और उस डिसीजन में सभी लोग साथ में थे। कौन कौन थे, क्या था, ये हम अभी पढ़ते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लोगों को डिसोबे करना है। किसको करना है अभी पढ़ते हैं। एक मूवमेंट इन लोगों ने चलाया। गांधी जी वांटेड टू स्टार्ट अनदर मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। गांधी जी ने कहा मेरे को तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना ही है, तो मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भले ही बंद कर दूं, मुझे एक और मूवमेंट चलाना है। तब उन्होंने स्टार्ट किया सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जाकर। हर घर में नमक तो यूज होता ही है ना। तो उन्होंने नमक को ही चुना अपना हथियार। क्यों, मैं बताती हूँ। बिकॉज सॉल्ट जो था ना, जो नमक था वो अमीर भी यूज करते थे। सॉल्ट, नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर भी यूज करते हैं, गरीब भी यूज करते हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, वो भी यूज करते हैं, औरतें भी यूज करते हैं, और एल्डरली पीपल यानी कि बड़े लोग भी यूज करते हैं। हर एक को अपना जीवन जीने के लिए नमक तो चाहिए ही था। तो उन्होंने सोचा, गांधी जी ने सोचा कि सॉल्ट ही एक ऐसा हथियार है, सॉल्ट ही एक ऐसी कड़ी है जो सबको एक दूसरे से बांध कर रखेगी। हर एक को नमक की जरूरत पड़ती है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने सॉल्ट को चुना? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारी मोनोपोली है। इप्सा मैम, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली मतलब ये एक जगह है, ठीक है। अब इस जगह पे मैं बोलूं कि सिर्फ मैं ही बिजनेस कर सकती हूँ और कोई आके बिजनेस नहीं कर सकता, कोई और आके बिजनेस नहीं कर सकता, तो मेरी क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक शहर है, ओके, वहां पे हमको हाउस हेल्प नहीं मिलती है, हाउस हेल्पर्स नहीं मिलते। हाउस हेल्पर्स कौन होते हैं? जो हमारे घर आते हैं और हमारा काम करके हमारी हेल्प कर देते हैं और हमसे पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो एक शहर है जहाँ पे हाउस हेल्प आसानी से नहीं मिलती है, तो वहाँ पे एक दूसरे स्टेट से आकर कुछ लोग बस जाते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने देखा, अच्छा इस जगह पे तो कोई काम करने वाले ही नहीं है, कोई हाउस हेल्पर ही नहीं है, तो हम करेंगे। तब उनको पता चला कि कोई और नहीं है, तो उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, अपना रेट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो हमारी मोनोपोली है, हमारे अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं जो इनकी हेल्प कर सके। तो वो लोग क्या करते थे, उन लोगों ने क्या किया, हाउस हेल्पर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने रेट बढ़ा दिए। तो लोगों को ओके फाइन करके कि ठीक है तुम जितने मर्जी रुपए लो, पर हमारे घर आके हमारी हेल्प करो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मोनोपोली विंस, तो मोनोपोली जीत गई। एक ये आपको एग्जाम्पल्स दोनों समझ में आ गए। तो उस टाइम पे जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनके पास मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार था, ब्रिटिशर्स का ही अधिकार था कि वो नमक बना सके। नमक बना सके इप्सा मैम? नमक तो समुद्र के पानी से बनता है, नमक तो समुद्र के पानी में होता है। देखो बेटा, ये समुंदर है ना, ये देखो ये समुंदर है, ठीक है। इसके अंदर वाइट ऐसे चट्टे होते हैं, है ना, उनको सुखाना पड़ता है, उनके अंदर काफी सारा ऐसा प्रोसेस होता है, तब जाके हमें कुछ सॉल्ट मिलता है, बहुत सारा सॉल्ट मिलता है। गुजरात से तो 70% इंडिया का सॉल्ट निकलता है
पता है आप लोगों को, और एक्सपोर्ट भी होता है। तो कच्छ में है ना आपका, वहां से। ओके, आगे देख लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया हुआ था, अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी कि सिर्फ हम ही सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड सेल, और सिर्फ हम ही इस सॉल्ट को बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता, और हम ही इस सॉल्ट पे टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, मतलब टैक्स लगा सकते हैं, और कोई भी इस पे टैक्स नहीं लगा सकता। गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक दिस लॉ। गांधी जी ने कहा नो नो नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, ये हमारा देश है और हमारे देश में कोई भी नागरिक अगर ये प्रोडक्शन करना चाहे नमक का तो वो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है भारत का व्यक्ति, कोई भी इसको बेच सकता है और टैक्स भी इम्पोज कर सकता है। अगर सरकार अलाउ करेगी तो इस पे हम थोड़े रूल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी ने बहुत अच्छे से आवाज़ उठाई और उन्होंने जो सॉल्ट को लेकर एक मूवमेंट तैयार किया जो मैंने आपको बताया था, उस मूवमेंट का नाम था बच्चों दांडी मार्च 1930। 1930 में उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था दांडी मार्च, और जो कि था सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था। इन्होंने, गांधी जी ने साबरमती, कोई पूछे आपसे कि सॉल्ट लॉ, गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप बोलेंगे कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था बच्चों, साबरमती आश्रम से हुआ था। उनके साथ उनके कुछ, गांधी जी के साथ उनके कुछ फॉलोअर्स भी थे। फॉलोअर्स मतलब उनको मानने वाले, उनको सम्मान देने वाले लोग भी थे जिन्होंने ये मार्च स्टार्ट कर दिया था। पैदल पैदल ये लोग निकल पड़े थे अपने उस समुद्र के रास्ते पे जहां जाकर उनको ये लॉ तोड़ना था, ठीक है। दे वॉक्ड टुवर्ड्स, उन्होंने पैदल अपनी यात्रा शुरू करी। दांडी, अ कोस्टल विलेज इन गुजरात। दांडी किस जगह का नाम है, एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है जो तट के किनारे है, और उसको कहाँ पे है, वो गुजरात में है, उसको बोला जाता है दांडी। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी पहुंच गए दांडी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने क्या किया, वहां पहुंच के नमक का ये रूल जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था उसको तोड़ दिया। शिक्षा मैम कैसे तोड़ा, वहां कुछ लिखा हुआ थोड़ी ना था जो उन्होंने जाके बोर्ड हटा दिया, कैसे तोड़ा। ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि आप नमक नहीं बना सकते हैं। गांधी जी ने कहा अच्छा, मुझे तो ये लॉ तोड़ना है, मैं नमक बना के दिखाऊंगा। तो गांधी जी ने वहां जाके, दांडी जाके नमक बना दिया, तो लॉ टूट गया। समुंदर के पानी से गांधी जी ने नमक बना दिया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। दांडी मार्च को ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहा जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था, उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उससे पहले बच्चों हुआ था दांडी मार्च जो था नमक से रिलेटेड। 1930 में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से पैदल चले अपने कुछ फॉलोअर्स को लेकर। 73 फॉलोअर्स थे उनके जिनके साथ वो चले थे, और करते करते हजारों लोगों ने उन्हें रास्ते में ज्वाइन करते चले गए। और जब वो दांडी पहुंचे तब उन्होंने वहां जाके, गांधी जी ने वहां जाकर सभी अपने फॉलोअर्स के साथ सॉल्ट बनाया समुद्र के पानी से, और इस लॉ को, सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया।
अब आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है. ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा अलग था, डिफरेंट था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पीपल वर आस्क्ड टू रिफ्यूज कॉपरेशन. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों को बोला गया कि आप कॉपरेट मत करो, रिफ्यूज कर दो, कॉपरेशन को रिफ्यूज कर दो. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बोला गया कि पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक अनजस्ट कॉलोनियल लॉज, कि उस कानून को ही तोड़ दो जो कि आपको ब्रिटिशर्स ने लगाए हुए हैं आपके ऊपर. समझ में आया? क्या बोला गया लोगों से कि उस रूल को तोड़ दो जो अनजस्ट लॉज है, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उन सभी रूल्स को तोड़ दो जो कॉलोनियल लॉज है. कॉलोनियल मतलब मैंने आपको कल बताया था. पीपल, अब लोगों ने क्या किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर? लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, नमक बनाना शुरू कर दिया. लोगों ने फॉरेन क्लोथ यानी कि बाहर, हमारे देश के बाहर से जो कपड़े बन के आ रहे थे उनको बॉयकॉट कर दिया. उनको एक साथ चौराहे पे रखा, अपने उनके घर के थे, पड़ोसियों के थे, सारे इकट्ठे किए, चौराहे पे रखा और जला दिए कि हमको फॉरेन कपड़े नहीं चाहिए, हम हमारे भारत के ही कपड़े पहनेंगे. पिकेटेड लिकर शॉप्स, जो भी ड्रिंक की दुकानें थी उनको खत्म कर दिया. रिफ्यूज्ड टू पे सर्टेन टैक्सेस, कुछ टैक्सेस जो लोगों को लगता था जायज नहीं है उनको देने से मना कर दिया. वायलेटेड वेरियस कॉलोनियल लॉज, काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे, जो कानून थे, उनको वायलेट कर दिया, मतलब उनको मानने से मना करके उसके अगेंस्ट स्टेप उठा लिया. वो लॉ बोल रहे हैं कि इस चीज़ का लॉ है, ये मत करो, उन्होंने वही चीज़ करी. किसने? हमारे भारत के लोगों ने. द मूवमेंट स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे फैला था उसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी काफ़ी जगह पे फैल गया. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, विमेन यानी कि औरतें, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. औरतों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. कैसे किया? जॉइंट प्रोसेशन, यानी कि जब लोग सड़कों पे उतर रहे थे हाय हाय करने के लिए, तब औरतों ने भी उस चीज़ को ज्वाइन किया. औरतों ने भी नमक बनाया. औरतों ने भी पिकेटेड लिकर शॉप्स जो ऊपर आदमी लोग कर रहे थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया. खादी को प्रमोट किया कि खादी के ही हम कपड़े पहनेंगे, हम फॉरेन के लाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे. टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट, जहाँ पे भी नारे लग रहे थे कि साइमन गो बैक, अंग्रेज वापस जाओ, वहाँ पे औरतों ने भी इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया, वहाँ खड़े रहे और अगेंस्ट गए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स लॉज के. कितनी सारी औरतें ऐसी थी जो जेल भी गई, कितनी औरतों को जेल भी जाना पड़ा. गांधी जी ऐसा विश्वास रखते थे कि अगर औरतें पार्टिसिपेशन करेंगी तो वो बहुत देश के लिए ज़रूरी है. एक देश का जो जितने आदमी लोग इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए, उतने ही औरतें भी इम्पोर्टेंट हैं. और गांधी जी ने कहा इस मूवमेंट में औरतों का होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर औरत खुद इन्वॉल्व होगी ना, तब वो अपने घर के लोगों को मोटिवेट करेगी कि आप भी देश के लिए कुछ करिए, आप भी इस मूवमेंट में आइए. अदरवाइज औरत क्या करेगी? औरतें क्या करती है? नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाना, छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हम घर में खुश हैं. ऐसे होता है ना हम लोगों का, तो कि हम तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रहने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना, है ना. तो गांधी जी बोल रहे हैं कि तो तुम भी आओ,
तो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। However, Congress generally did not encourage women to take major possession of political authority in the same proportion as men. वो कह रहे हैं जबकि कांग्रेस ने कभी एनकरेज नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया औरतों को कि आप आइए और कांग्रेस में पार्टिसिपेट करिए, कांग्रेस पार्टी में पार्टिसिपेट करिए और हमारे हिसाब मूवमेंट्स में आइए या हमारे सेशन में आइए। ठीक है, जैसे इन्होंने डिसीजन लिया था ना 1929 में कि हम 1930 तक हमारे देश आज़ाद करा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनके मन में कि औरतों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब गांधी जी की बात है जो गांधी जी चाहते थे। ठीक है, 1931 में एक पैक्ट होता है, एक प्रॉमिस होता है 1931 में, जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों नाम नहीं था, नाम था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या था इसका नाम? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू स्टॉप द ग्रोइंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला, सरकार ने बोला कि ये गांधी जी, ये आप क्या कर रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला दिया, इसको रोको फटाफट, ये तो सब खराब कर रहा है, ये देश में देखो कैसे उथल पुथल ला रहा है, ऐसे तो हमको निकलना पड़ेगा आपके देश से, नो बंद करो। ठीक है, गांधी जी कहते हैं काम करते हैं, मुझे लॉर्ड इरविन से मिलवा दो। लॉर्ड मैंने आपको बताया था कल वाले में वीडियो में, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइटल दे देती थी। तो ऐसे ही इरविन नाम का एक बंदा था जिसको इन्होंने लॉर्ड का टाइटल दिया, यानी कि भगवान का टाइटल दिया, लॉर्ड इरविन, गॉड का टाइटल दिया। अब वो कौन थे? वाइस रॉय थे। कौन थे? वाइस रॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार के। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक लें, मुझे जरा मिलवाओ तो जरा ये इरविन से। कौन है इरविन? लॉर्ड इरविन कौन है? वाइस रॉय। चलो, दे रीच्ड एन एग्रीमेंट नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। तो वो दोनों मिले, आपस में बातचीत करी और वो एग्री हो गए कि ठीक है, हम एक चीज पे रेडी हो जाते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इन शर्तों को आपकी मानने को तैयार है। उन्होंने कर दिया सिग्नेचर, इरविन जी ने और गांधी जी ने भी कर दिया। खत्म, अंडर द एग्रीमेंट। अब उस पेपर में लिखा क्या था वो बताऊं? गांधी जी अग्रीड टू सस्पेंड, मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही अग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने क्या बोला? रुक नहीं रहा है भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सस्पेंड हो रहा है, मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए टरका दिया गया है। कुछ समय के लिए हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टरका दिया गया है, आगे ले आए हैं। He agreed to participate in the second round table conference in London. गांधी जी ने बोला से मिलूंगा अब इस मीटिंग के बाद लंदन में। ठीक, हम लंदन में मिलेंगे जहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल मतलब एक गोल टेबल होता है, उसके आसपास सभी लोग बैठ जाते हैं और ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। गांधी जी ने कहा मैं आऊँगा वहाँ पे, है ना, लेकिन उसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दूंगा, लंदन में आके आपसे मिलूंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड वाली जो हो रही थी। लेकिन उसके रिटर्न में आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज मेनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड फॉलो पीसफुल पिकेटिंग। उन्होंने बोला, गांधी जी ने, कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, CDM को सस्पेंड करने को तैयार हूँ। उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना होगा कि जितने भी प्रिजनर में, मतलब प्रिजन में यानी कि जेल में आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स डाले हैं, यानी कि वो लोग डाले हैं जो देश के खिलाफ मतलब देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उस वक्त देश की सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको पहले तो बाहर निकालिए, है ना। और अगर अब आप उठा के कोई लेके जाओगे ना, जरा शांति से लेके जाना, मुझे ये सब सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि आप उन लोगों को परेशान कर रहे हो, वरना वापस मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दूंगा। अभी तो मैं सस्पेंड कर रहा हूँ,
तो ये इन्होंने मांगे रखी। अब आती है बात सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसकी बात गांधी जी इरविन से करके आए थे। गांधी जी लंदन चले गए 1931 में ही पार्टिसिपेटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जबकि द कॉन्फ्रेंस डिड नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट कांग्रेस वांटेड, जबकि जो रिजल्ट कांग्रेस मांग रही थी ना, वो इन लोगों ने रिजल्ट तो प्रोड्यूस ही नहीं किया, यानी कि माना ही नहीं। कांग्रेस क्या मांग रही थी बच्चों? पूर्ण स्वराज, हमारा राज होना चाहिए, ब्रिटिशर्स चलिए अपना बैग पैक करिए और निकलिए हमारे देश से, यही तो कांग्रेस मांग रही थी ना। इन लोगों ने ऐसा कुछ मानने के लिए मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा रहे कहीं। नो सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट वाज रीच्ड। गांधी जी वहां गए 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने, तो भी गांधी जी को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं तुम तो हमारी बात नहीं मानते हो, ठीक है। गांधी जी वापस आए भारत और उन्होंने कहा बेटा चलिए वापस स्टार्ट करिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैंने तो सस्पेंड किया था ना, बंद तो नहीं किया था, वापस स्टार्ट करिए, बहुत हो गया। रिप्रेशन ऑफ द मूवमेंट। आफ्टर द मूवमेंट रीस्टार्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड हार्शली। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा है गांधी जी ने फिर से स्टार्ट कर दिया ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब इनको आ गया गुस्सा। इन्होंने अब जो रिप्लाई किया इस चीज का, बहुत हार्श, इतना मारा लोगों को, लाठी चार्ज, आर्म्ड सोल्जर्स को लेके जाते थे, कहीं पे भी गोलियां चलवा देते थे, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जो लोग बोल रहे थे ना हमारे देश को आज़ादी दो, उनको क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया, उठा के सीधा कहाँ डाल देते थे? जेल में डाल देते थे, ठीक है। मीटिंग्स वर रिस्ट्रिक्टेड। कहीं पे देश में अगर मीटिंग होते हुए, मीटिंग मतलब 10 लोग बैठे हुए, 5 लोग बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए भी चर्चा कर रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, वहीं के वहीं क्या होता था? बंद, खत्म। और पुलिस यूज्ड फोर्स, यानी कि पुलिस सिर्फ मुंह से नहीं, फोर्स लगाकर डंडे के उस पर करवा रही थी सारे काम। न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल किया गया। न्यूज़पेपर में यानी कि अखबार में कुछ भी ऐसा नहीं छपना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या कोई लीडर अगर मोटिवेट कर रहा है कि हमारे देश को आज़ादी दीजिए, उसको छापने के लिए भी मना कर दिया गया। कंट्रोल्ड न्यूज़पेपर था। Thousands of people were sent to jail. हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। समझ में आया? Very good. Despite this repression, people continued to resist British law. चाहे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कितना भी जुल्म कर रहे थे, हार्श हो रहे थे, फिर भी हम लोग रुके नहीं। डिस्पाइट यानी कि इसके बावजूद भी, जितना उन्होंने हम लोगों को परेशान किया, लोगों ने अपना कंटिन्यू रखा ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट करने का, कि हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों उस किसान की बात करते हैं जो अमीर है, उसके साथ क्या हो रहा था। गरीब किसानों के से तो ये लोग मार के काम भी करवा रहे थे, लेबर भी करवा रहे थे, लेबर वर्क, पैसे भी नहीं दे रहे थे, और जबकि उनके पास 2-4 रुपए आते होंगे तो उसका भी टैक्स ले लेते थे। लेकिन अमीर का क्या हो रहा था? अमीर जो पेजेंट्स थे, अमीर फार्मर्स थे, रिच पढ़िए क्या लिखा है, ये रिच के आगे क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ो। रिच peasants participated actively. अमीर जो फार्मर्स थे उन्होंने भी CDM में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने भी कहा बिल्कुल सही बात है, हमारे देश से तो इन लोगों को निकालना ही पड़ेगा। अमीर फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो देखें। हाई लैंड रेवेन्यू, यानी कि जिस जमीन पे वो बैठे हैं वो उनकी खुद की जमीन है, उनके देश की जमीन है, उनके बाप दादाओं की जमीन है,
वहां का किराया भी लेकर जाते थे ये लोग, वहां के पैसे, जमीन के पैसे भी लेकर जाते थे। और बाई चांस फेलिंग फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो वो खेती करते थे, पहले तो क्रॉप फेलियर्स बहुत सारे किसान फेस कर रहे थे। कुछ एग्रीकल्चर में जब इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो क्या हो रहा था, जो उनके क्रॉप्स वो लोग निकाल रहे थे ना अपने खेत से बाहर, जो फसल दे रहे थे, बेच रहे थे, उनके भाव गिर गए थे, प्राइस गिर गए थे। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ गई। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज मतलब पैसे का लेन देन समाप्त सा हो रहा था, पैसा था ही नहीं देश में, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं, सारा पैसा तो ब्रिटिशर्स अपने पास ले गए थे। तो इसीलिए दे वांटेड द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। इसलिए जो अमीर फार्मर्स थे वो चाहते थे कि रेवेन्यू की जो डिमांड है उसको कम कर दिया जाए, जो आप पैसे लेते हो ले लो, ठीक है, लेकिन कम। दे सपोर्टेड, यानी कि जो अमीर लोग थे, अमीर फार्मर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को, सीडीएम को सपोर्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, उनके जो पैसों से रिलेटेड सिचुएशन है ना, उनको सही कर सकता है। सीडीएम को गरीब किसानों ने भी साथ दिया। क्यों साथ दिया? उनकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग थी कि आप लोग, यानी कि ब्रिटिश सरकार, जो हमसे रेंट ले रहे हो ना, उसको कर दो कम, बहुत रेंट ले रहे हो आप हमसे, उसको कम कर दो। कैंसिलेशन ऑफ अनपेड रेंट, यानी कि अगर हम आपको रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, यानी कि हमारा क्रॉप फेल हो गया है, हमारे किसानों ने कितनी मेहनत करी थी, फिर भी अगर हमारी फसलें नहीं उगकर आई हैं, तो आप वो जो हमने आपको पैसा नहीं दिया है, आप उस पर और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा चढ़ा के पैसे बताए चले जा रहे हो, उसको कैंसिल कर दो, हम नहीं दे सकते, हम कहाँ से नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं आया, हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं। रिलीफ फ्रॉम डेट्स, यानी कि जो डेट्स क्या होते हैं, हमारे ऊपर जो कर्जा होता है, हमने आपसे कभी पैसे लिए हो, आपने कहा जी हम इतने लेंगे पैसे तुमसे, वापस इतने लेंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं, आपने इंडिगो उगवा लिया हमारे से, हमारे खेत खराब कर दिया आपने, अब हम आपसे पैसे मांगते हैं, तो आप कहते हो कर्जे हैं तुम्हारे पास, फिर आप हमें मारते हो, नहीं जी हमारे कर्जे सारे खत्म करो। वो मानने वाले थे? नहीं मानने वाले थे ना ब्रिटिशर्स। तो क्या हुआ, उन्होंने भी सीडीएम मूवमेंट में पूरा जोर शोर से साथ दिया। They expected the nationalist movement to help them with these problems. जो गरीब किसान थे वो चाहते थे CDM, Civil Disobedience Movement, उनकी हेल्प करे। However, जबकि Congress leaders were sometimes unwilling to support demands that could upset landlords. लेकिन कांग्रेस वाले जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, वो खुश नहीं थे ये गरीब किसानों को, जब ये था ना सपोर्ट करने में खुश नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? इसके पीछे का कारण ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक है ना, वो नाखुश हो जाएंगे। अगर नाखुश हो गए किसान, ये लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक, अगर जमीन का ओनर ही दुखी है, जो किसान उसके ऊपर, गरीब किसान कौन था? ये जमीन है अमीर इंसान की, ठीक है, गरीब किसान उस अमीर इंसान के खेत में जाता था और वहां काम करता था। अब ये गरीब किसान ने बोला हम सीडीएम मूवमेंट आएंगे, अटेंड करेंगे, लेकिन हमारी ये मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला अगर आपकी ये मांगे हैं तो हम उनको पूरा कैसे करवाएं। अब क्योंकि जमीन जिसकी है वो तो आपका मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे ना, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो डेट्स हमारे कैंसिल करो, है ना, बहुत सारी चीजें आप डिमांड रख रहे हो, तो ये हम अनविलिंग है, हम ना खुश हैं, हम इच्छुक नहीं है, है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसीलिए therefore पुअर पेजेंट्स, जो गरीब किसान थे, डिड नॉट ऑलवेज रिमेन इक्वली एक्टिव इन द मूवमेंट। यही एक कारण था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन गरीब किसानों ने नहीं किया, क्योंकि उनकी मांगे
और उनके साथियों की मांगे ऑपोज जा रही थी, कॉन्फ्लिक्टेड हो रही थी। उनके साथी मतलब अमीर किसान। चलिए, बिजनेस classes. Indian business groups also supported nationalism. भारत में जो लोग व्यापार करते थे, बिजनेस क्लास के लोग थे ना, बिजनेस क्लास नहीं, बिजनेस ग्रुप्स के जो लोग थे, जो बिजनेस करते थे, जिनका ऑक्यूपेशन बिजनेस था, उन्होंने भी नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। क्यों? उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा था? वो क्यों सीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे? उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, कि हम लोग जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं ना भारत में, उन हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें इनका ज़्यादा ब्रिटिशर्स का लेना देना नहीं करना है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे थे, इंडिया के बाहर से आ रहे थे, इंडियंस उसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हम इंडिया में बनाना चाहते हैं उनको कौन यूज़ करेगा? सभी लोग अगर फॉरेन के कपड़े, फॉरेन के गुड्स यूज़ करेंगे तो हमारे इंडिया के गुड्स को कौन यूज़ करेगा? इसलिए बिजनेस वालों ने बोला कि आप जो है रेस्ट्रिक्शन कर दो, बंद कर दो, या तो ये फॉरेन से बाहर से इंपोर्ट्स नहीं होने चाहिए। मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन बिजनेसेस, ताकि ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस के लोगों को, जो लोग बिजनेस करते थे। इसी वजह से उन्होंने CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। दे सपोर्टेड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया, कि बिजनेस वालों ने सपोर्ट किया कि फॉरेन के गुड्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मूवमेंट। कोई मूवमेंट होता है ना, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा किसने दिया? बिजनेस वालों ने दिया। किसने दिया? जो लोग बिजनेस करते थे ना, उन लोगों ने पैसा दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। ठीक है, बट व्हेन द मूवमेंट बिकेम मोर रेडिकल, जब बहुत लंबा खिंचा ये मूवमेंट, तो कुछ बिजनेसमैन जो थे वो लेस सपोर्टिव हो गए। उन्होंने सपोर्ट करना धीरे धीरे बंद कर दिया। उनके तो जेब से पैसे जा रहे थे ना, ठीक है, प्रॉफिट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। लगता तो यही था कि ब्रिटिश सरकार ही जीतेगी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बंद कर लिया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, है ना, जैसे अहमदाबाद के मिल में गांधी जी गए थे ना मिल वर्कर्स के लिए, ऐसा वैसे इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेटेड इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे इन्होंने भी सपोर्ट किया। इनको क्या चाहिए था भाई? उनको चाहिए थी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, मतलब कि अगर हमें हमारे मालिक सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो जो स्ट्राइक हम हड़ताल करेंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई ना हम नहीं सुनेंगे। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो, इनका भी सेम रीज़न जो बिजनेस वालों का था ना, वही इनका भी रीज़न था। इसलिए वो फॉरेन के सामान को बॉयकॉट करना चाहते थे, काट देना चाहते थे। भारत में सबको बोलते थे कि तुम उनका मत यूज़ करो, जो चीज़ें भारत में बन रही हैं वही यूज़ करो। प्रोटेस्ट करते थे गरीब वर्किंग कंडीशन, यानी कि ऐसी वर्किंग कंडीशन आप मत रखो जहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन हो, जहाँ पे हम लोगों को सेफ्टी फील नहीं होती है, काम करते हुए पेन होता है, तो वो आप सब हटा दीजिए। ठीक है, उनको लगा CDM उनका हेल्प करेगा, तो पार्टिसिपेशन उनका लिमिटेड था, कम था, काफ़ी जगहों पे था लेकिन कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। Congress was sometimes worried that workers' demands could become too radical and might create conflict with industries who supported the national movement. इधर भी कांग्रेस इन लोगों से भी मना करती थी, कि वो कहते थे कि इन लोगों का ध्यान हम कैसे रखेंगे? अगर हम इनका ध्यान रखेंगे, मान लो एक मील है, मील मतलब मिल, जो जहाँ इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं,
उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, वो कह रहे हैं, उनको डिमांड क्या है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो हमें सपोर्ट करो। अब इंडस्ट्री के मालिक जो कांग्रेस नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना, कि जिस रूम में हम बैठे हैं, एक तो उसी रूम में हमारे वर्कर्स बैठे हैं और हमारे ही खिलाफ जब ये स्ट्राइक करेंगे, तो ये जो सीडीएम चल रहा है ये इनको सपोर्ट करेगी, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गॉट इट? हाँ, समझ रहे ना? हाँ, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जो एक अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। One important point is that all Indians did not join the national movement for exactly the same reason. एक important point आप ये ध्यान में रखिएगा, CDM में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भारत के कई प्रकार के ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन तो किया, लेकिन हर एक का अपना पर्सनल रीज़न था। नेशनलिज्म या देश के लिए प्यार, वो सब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सबका खुद का खुदगर्जी वाला रीज़न था कि हमें ये चाहिए, हमारी ये मांगे, हमारा रेंट ख़त्म करो, हमारा डेट ख़त्म करो, हमारा ये करो स्ट्राइक, जो भी बहुत सारा कुछ था। सबका पर्सनल रीज़न था, किसी का देश को लेकर एक मोटिव नहीं था। डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, हर ग्रुप की एक्सपेक्टेशन अलग थी। अब देख लेते हैं क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, है ना बच्चों? देखो, किसानों की एक्सपेक्टेशन थी कि उनको हाई रेवेन्यू नहीं देने, ज़्यादा रेंट नहीं देना है, पैसा नहीं देना है हमें। बिजनेस वालों का क्या डिमांड था कि उनको फॉरेन कंपटीशन में भाई फॉरेन कंपटीशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर के सामान हमारे देश में आ रहे हैं, उनका भी अपना पर्सनल प्रॉफिट रीजन था। वर्कर्स ने ज्वाइन किया अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए, औरतों ने ज्वाइन किया कि जो नेशनल स्ट्रगल हो रहा है पूरे देश में, लोग बड़े ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि हम भी झेलेंगे, क्योंकि हम कहीं पीछे कम नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। ट्राइबल्स जो लोग थे, जो जंगल में रहते हैं, वो चाहते थे कि उनको जंगल में अधिकार जो उनके पहले थे वो मिल जाए वापस। नेशनलिस्ट वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। नेशनलिस्ट वो लोग कहलाते हैं बच्चों जो देश के लिए, प्यार के लिए, देश को प्यार करते हैं, इस वजह से वो कुछ स्टेप उठाते हैं, तो वो नेशनलिस्ट कहलाते हैं, देश के प्यार के लिए जो करते हैं। तो वो चाहते थे कि हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल जाए। इसका मतलब ये था कि स्वराज जो था, स्वराज मतलब हमारा खुद का राज, वो अलग अलग था, अलग अलग लोगों के लिए। समझ में आया? वेरी गुड। द लिमिटेशन ऑफ यूनिटी। उस टाइम पे ना बच्चों, एकता में लिमिटेशंस थी, बहुत ज़्यादा एकता नहीं थी। जबकि ऑल्दो मतलब जबकि नेशनलिज्म मतलब देश को जो प्यार, देश के प्रति एक प्यार था, वो काफ़ी लोगों को एक साथ ले तो आया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कम्युनिटी मतलब सबके अपनी अपनी एक अलग दुनिया ही बनी हुई होती है, अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग कम्युनिटी होती है ना? तो वो कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस थे, सोशल ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस थे, अलग अलग जातियों का अलग ग्रुप, अलग इंटरेस्ट का अलग ग्रुप, हमें तो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो सबका अलग अलग स्कैटर्ड थे, सब लोग यूनिटी नहीं थी। नॉट एवरी ग्रुप फेल्ट इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय द कांग्रेस। हर ग्रुप इक्वली नहीं सोचता था, हर ग्रुप ये नहीं सोचता था कि हम कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट मतलब ये कांग्रेस है, इसका फेस हम है, ऐसा सब लोग नहीं सोचते थे, सबका अपना पर्सनल रीजन था। एक इम्पॉर्टेंट इशू था was the position of depressed classes.
जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनकी जो पोजीशन थी ना वो एक बड़ा इशू बनता चला जा रहा था, इम्पोर्टेंट इशू था, जिसको बाद में बोला गया शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, अब इस बारे में डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। बी आर अम्बेडकर जी को सब लोग जानते हैं, ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्कड फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। जो शेड्यूल कास्ट थी उनको क्या बोला जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस। उनके अधिकारों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, बहुत काम किया। ही बिलीव्ड, उनका मानना था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब अगर मेरे को शेड्यूल कास्ट के लोगों का इंटरेस्ट, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बचाना है तो मुझको बहुत ज़रूरी है कि मैं पॉलिटिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूं, पॉलिटिकली इस देश को बताऊं और सरकार को बताऊं कि उन लोगों को अब आप राइट्स, उनके अधिकार दीजिए। He demanded separate electorates for the depressed classes। उन्होंने क्या बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, उन जब इलेक्शन हो रहे होंगे ना तो उनके सेपरेट इलेक्शन करो, मगर इलेक्शन तो वो भी करेंगे, सेपरेट करो, अलग करो। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग थे वो सेपरेटली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद ही इलेक्ट करेंगे। यानी कि वो पूरी एक डिप्रेस्ड क्लास है, उसमें से खुद किसी एक को चुन लेंगे कि ये जी हमारा लीडर है। अब ये लीडर जो है ये कहेगा अब तुम वोट, जैसे 4 लीडर चुन लिए, अब ये 4 लीडर मिलके बोलेंगे ये डिप्रेस्ड क्लास को कि अब तुम वोट करो कि इन चारों में से तुम्हें कौन चुनना है। चारों के चारों डिप्रेस्ड क्लासेस के ही हैं, डिप्रेस क्लास के ही हैं, तो डिप्रेस क्लास के लोग वोट करेंगे। सेपरेट इलेक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई और किसी का लेना देना नहीं है। गांधी जी ने बड़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को अगेंस्ट चले गए कि भाई ये क्या बात हो रही है, तुम किसी को बोल रहे हो कि सेपरेट इलेक्शन करो, तो वो तुमने तो खुद ही उस कम्युनिटी को अलग कर दिया। तुम ये बोलो कि सब मिलकर काम करें, तुम्हें अलग क्यों करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के साथ में नहीं हूँ, मैं तो बड़ा ही स्ट्रांगली इस चीज़ को अपोज करूँगा। मेरे लिए शेड्यूल कास्ट, डिप्रेस क्लास, जनरल क्लास, ये क्लास, वो क्लास, सारी क्लास एक ही है, इंसानियत की क्लास, ठीक है, और सब एक ही थाली में खाएंगे, एक ही कमरे में बैठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मतलब उनको ये था कि सब एक है। गांधी जी को ऐसा लगता था, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट गए, बिकॉज ही बिलीव दैट दिस वुड डिवाइड हिंदू सोसाइटी। अगर ऐसा होगा तो वो हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, हिंदू अलग अलग, हिंदुओं में आपस में भी झगड़ा हो जाएगा। भाई शेड्यूल कास्ट है, वो भी है तो हिंदू ही ना, उसमें भी तो हिंदू जाति ही है वो, तो हिंदू अलग हो जाएंगे, हिंदुओं में भी तुम अलग करवा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है। फिर अब देखिए क्या आता है, पूना पैक्ट। क्या आता है, पूना पैक्ट 1932 में आता है। The British government announced separate electorates for the depressed classes। उनको तो मिल गया रसगुल्ला, किसको, सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। अच्छा जी, आपको अलग इलेक्शन करवाने हैं, हिंदुओं में फूट करवानी है, ये ले लो। वो तो खुश हो गए। उन्होंने कहा हाँ, आज तक कोई बात नहीं मानी ब्रिटिशर्स ने हमारी, ये मान ली। ठीक है, 1 मिनट में गांधी जी बिगेन अ फास्ट इन ऑपोजिशन टू दिस। गांधी जी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें हमारे बीच में युद्ध करवाना है ना, हिंदुओं के बीच में लड़ाई करवानी है, फूट डलवानी है ना, तो तुम करो, मैं तो अगेंस्ट हूँ। तो मैंने तो जी रख लिया व्रत, जब तक तुम अपना ये डिसीजन चेंज नहीं करोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उन्होंने क्या किया, फास्ट रख लिया और इस चीज़ के अब अगेंस्ट चलेगा कि नहीं, सेपरेट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। और सही बात है ना, क्यों अलग करना है, क्यों अलग करना है, हमारी सोच से ही तो हम अलग होते हैं और एक साथ होते हैं, है ना। अब इस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जा सकती, पर मैं भी यही मानती हूँ कि नहीं, अलग नहीं होना चाहिए, सारी सोसाइटी की होनी चाहिए। सबकी पहचान अलग हो सकती है, सबके इंटरेस्ट, पहचान मतलब सबका इंटरेस्ट अलग हो सकता
है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं वेजिटेरियन खाना खाती हूँ, किसी को नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है, वो बात मुझे भी समझ में आती है कि वहाँ एक अलग हो जाता है कि फिर हमें समझ में नहीं आता कि कोई नॉनवेज कैसे खा सकता है, और नॉन वेजिटेरियन को समझ में नहीं आ सकता है कि ये सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन ये सिर्फ वेज खाते हैं ना, उनको ये नहीं समझ आता, हमको वो नहीं समझ में आता। वहाँ एक थोड़ा सोच में फर्क आ जाता है, बाकी सब सेम ही तो है, बाकी क्या डिफरेंस है, कुछ उनके रिचुअल्स कुछ हमारे रिचुअल्स, है ना, कुछ हमारे रिचुअल्स कुछ इनके रिचुअल्स, ऐसे होता है, हम पूरी सोसाइटी एक हो जाती है। ठीक है, इवेंचुअली गांधी जी एंड अम्बेडकर जी रीच्ड एन एग्रीमेंट। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपस में क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं भैया। अम्बेडकर जी और गांधी जी बैठे और बोला चलो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या एग्रीमेंट था? दिस बिकेम द पूना पैक्ट ऑफ 1932। यही जो एग्रीमेंट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, उसका नाम बनाया गया पूना पैक्ट ऑफ 1932। इस पैक्ट में क्या लिखा था इप्सा मैम? इस पैक्ट में ये लिखा था, पैक्ट प्रॉमिस जो हुआ था इसमें ये लिखा गया था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, रिसीव्ड रिजर्व्ड सीट्स, उनको सीट रिजर्व करके दीजिए प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होते हैं, ये मैंने सिविक्स में आपको पढ़ाया है। जहाँ पे जिस काउंसिल मतलब जो लोग बैठे होते हैं ना, लोगों को बना के मेंबर्स को मिलाकर एक काउंसिल बनाया जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पे सारे के सारे रूल्स जो बनाते हैं ना, वो लेजिस्लेचर होते हैं। क्या होते हैं? लेजिस्लेचर। तो वो उसके अंदर उनको सीट रिजर्व करके दीजिए, ये आपको सिविक्स में डीपली टर्म्स मिल जाएंगे। बट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी इलेक्टेड थ्रू a joint electorate rather than a completely separate electorate। भाई बहुत सही बात है। उन्होंने कहा कि हमें सीट जो है शेड्यूल कास्ट को सीट रिजर्व मिलनी हो चाहिए, मतलब हम लोगों के लिए आप जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए क्या करिए, सीट्स रिजर्व कर दीजिए। तो बोला ठीक है चलो कर देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कर देंगे और प्रोविंशियल में भी आपके लिए सीट बुक कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिन ग्रुप में से आप जिसको चुनोगे, ठीक है, आपने वो चुना, अब जो आप कह रहे हो ना, वो इलेक्शन जो कर रहे हैं, वोट जो कर रहे हैं, वो आप ही की डिप्रेस क्लास कर रही है, वो नहीं होगा। वोट तो पूरा देश करेगा, हर जाति के लोग करेंगे, वही तो एकता है ना। चलिए आगे, मुस्लिम पार्टिसिपेशन एंड डिफरेंसेस। चलिए आगे देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड कांग्रेस पॉलिटिकल ग्रुप्स बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग 1920। 1920 और 1930 के आसपास आते आते मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। खिलाफत मूवमेंट हैड हेल्प्ड ब्रिंग मेनी मुस्लिम्स एंड कांग्रेस टुगेदर। जो खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ऑटोमन डिफीट हो गया था उस टाइम पे, मैंने इसे थोड़े टाइम पहले आपको बताया था। उस वजह से गांधी जी ने जो डिसीजन लिया था खिलाफत वाला, काफ़ी शांति बन गई थी और काफ़ी जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो कांग्रेस लीडर्स थे वो एक साथ आ भी रहे थे। लेकिन खिलाफत जो इशू था ना, वो कमज़ोर पड़ गया और फिर डिफरेंसेस बढ़ गए। क्यों पड़ा वो कमज़ोर? क्योंकि अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स तो पॉलिटिक्स कर रहे थे ना बच्चों, तो वो तो चाहते ही थे हम दोनों को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो कंसर्न थी कि कांग्रेस पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू कम्युनिटी को ज़्यादा, हिंदू मेजॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता था कि एक कंप्लीट हिंदू मुस्लिम सोसाइटी कैसे यूनिटी में रह सकती है। रह ही सकती है, आज तक रह ही रही थी ना। अभी इन्हें सब अधिकार और सब ब्रिटिशर्स ने दिखाए हम लोगों को, तो इनको दोनों को वो हो गया कि हाँ भाई नहीं हिंदुओं को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ऐसा लगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक है भाई, है ना। ओके
Nationalism was not created only through political movements. जब नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति जो प्यार था, नेशन के प्रति जो प्यार था, जो दिल के अंदर उमड़ा, वो सिर्फ मूवमेंट से नहीं उमड़ा, है ना। सिर्फ मूवमेंट जो हमने अलग अलग मूवमेंट गांधी जी ने किए उनसे थोड़ी ना प्यार हमारे अंदर आया। ऑल्सो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसने हमारे देश में प्यार जागरूक किया हमारे देश के लोगों के अंदर। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन नेशन। लोगों के अंदर एक फीलिंग आई कि हम सभी इस देश का हिस्सा हैं। नेशनलिस्ट जो थे, जो देश को प्यार करते थे, जो देश के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे, उन्होंने कुछ सिंबल्स रखे। सिंबल मतलब पता है ना, जैसे दिल का सिंबल क्या, ये ना, दिल का सिंबल क्या, ये। ऐसे ही सिंबल्स अलग अलग उन्होंने रखे नेशनलिस्ट ने, ठीक है। अलग इमेजेस रखी, जैसे भारत माता की, जैसे जो हमारा भारत है, देश है ना, उसको मैप है ना, उसको भारत माता के नाम से, वो भारत माता की फोटो के हिसाब से हम बना देते हैं। देश के लिए गाने, देश के लिए फोकलोर, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री टू क्रिएट दिस फीलिंग, और हिस्ट्री समझाई गई। तो उन्होंने, नेशनलिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी जिससे लोगों को देश के लिए प्यार आया, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ताकि एक ऐसी सेंस बने लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में, कि हम सब एक ही हैं। एक इमेज बनाई गई भारत माता की, ठीक है। द आइडिया ऑफ भारत माता बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ इंडिया। जब देश बनाया तो उसमें बोला कि अरे ये तो सर है, ये तो हाथ है, ये भी हाथ है और ये पैर है। तो जब ऊपर सर क्या, हिमालय, और नीचे कन्याकुमारी, इधर ये बना दिया, गुजरात बना दिया, वेस्ट बना दिया, वेस्ट बंगाल, ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऐसे इमेजिन किया कि ये तो भारत माता, ये तो एक माँ बन रही है, एक लेडी बन रही है, और उनको नाम दिया गया भारत माता, जिससे बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार भारत माता के लिए आया। आर्टिस्ट, जितने भी लोग आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक इंडिया को, एक मदर फिगर, एक माँ, भारत माता, ठीक है। वन फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बड़ी फेमस भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, बहुत फेमस हुई थी बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इमेज, इस इमेज ने क्या क्या रिप्रेजेंट किया, जो इमेज उन्होंने बनाई थी उसको क्या क्या उस इमेज ने दिखाया। प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमारे पास बहुत सारा खाना है, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज, ज्ञान है, हमारे अंदर बहुत सारी शांति है, हमारी मदरलैंड है, यानी कि हमारा देश को लेके बहुत सारा प्यार है, ये ज़मीन हमारी माँ है। पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ द नेशन एज अ मदर हु डिजर्व रिस्पेक्ट एंड डिवोशन। लोगों के दिमाग में इस वजह से एक सोच पैदा हुई कि हमारा देश हमारी माँ है, और एक माँ डिजर्व करती है इज्जत और एक डिवोशन, यानी कि प्यार। वो डिवोशन मतलब अपना प्यार देना, है ना, डिवोट कर देना अपने आप को। वंदे मातरम सॉन्ग तो हम सब सुनते ही हैं, गाते ही हैं। वंदे मातरम सॉन्ग भी इसी दौरान लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। बहुत ही पॉपुलर नेशनलिस्ट सॉन्ग हुआ ये, भारत को प्रेम के लिए, और काफ़ी सारे लोगों को भारत के इन्होंने इंस्पायर किया और एक फीलिंग क्रिएट करने में मदद करी, एकता की, प्यार की, अपने देश को लेकर। फोकलोर एंड नेशनलिज्म, ऐसे कहानियाँ, ऐसे गाने, है ना, जो कि सुनाए जाते थे ताकि हमारे अंदर नेशनलिज्म बढ़ जाए। उसमें क्या क्या आते थे, फोक सॉन्ग्स आते थे, मतलब उस टाइम के जो गाने चलते थे ना, जो उस कम्युनिटी में पर्टिकुलरली चलते थे, पुराने ज़माने से चले हुए आ रहे हैं, वो भारत के लिए बनाए गए फोक टेल्स, कहानियाँ, फोक ट्रेडिशंस, अलग अलग ट्रेडिशंस जो पुराने चले हुए आ रहे हैं, वो लेजेंड्स, जो हमारे पूर्वज जो थे, उनको, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया,
उनके बारे में भी सुनाया गया ताकि आज के लोगों को उनसे इंस्पिरेशन मिले। आज के लोगों को मतलब 1932-33 की बात चल रही है, 1932-33 के आसपास। दे वांटेड टू शो, वो ये दिखाना चाहते थे कि नेशनलिस्ट जितने भी थे, आर्टिस्ट थे ना वो, कि इंडियन कल्चर हैड अ रिच ग्लोरियस पास्ट, कि भारत को ब्रिटिशर्स समझते थे, हमें क्या बोला जाता था, स्नेक चार्मर, मतलब सिर्फ हम पीपड़ी बजा सकते हैं जिससे कि सांप आता है, हमें तो वही समझते थे ये लोग। तो नेशनलिस्ट ने दिखाया कि हमारा भारत का जो पास्ट है वो बड़ा ही ग्लोरियस है, वो तुम तो ब्रिटेन वालों तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते हो, हमारा ऐसा पास्ट है, उनके आगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने बड़े बड़े लीडर्स, इतने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, है ना। तो अपने ग्लोरियस पास्ट को उन्होंने नेशनलिस्ट सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करी। बाय ब्रिंगिंग बैक इंडियन ट्रेडिशंस, भारत में जो ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी पूर्वजों से जो फॉलो करते थे, फिर वो करा, फिर वो करे, फिर वो करे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेडिशंस आ रहे थे उनको वापस लाया गया, नेशनलिस्ट वापस लेकर आए, है ना। और उन्होंने कहा, नेशनलिस्ट ने कहा कि अब जो है इंडियन कल्चर एक प्राइड कल्चर होगा, जिसमें लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि हम भारतवासी हैं। वो बिलीव करते थे कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है ना, वो इंडिया को इंफीरियर, नीचा दिखाता है। हर एक भारतीय को नीचा दिखाने के लिए ही इन्होंने हर रूल बनाया गया है। Reinterpretation of history. Indian nationalists also begin looking at India's history differently. They highlighted, अभी तक तो हम सिर्फ पुराने अच्छे लोगों की कहानियां ही सुना रहे थे, फिर जब उन्हें पता चला आर्टिस्ट को, नेशनलिस्ट को, कि नहीं, हम अब अपने भारत की हिस्ट्री को अलग तरीके से देखेंगे। उन्होंने कैसे देखा कि हमने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि इंडियंस को कुछ आता नहीं है तो सिर्फ वो बजाते हैं और सांप आ जाते हैं, खाली हमें वो स्नेक चार्मर ही बताया गया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला, नेशनलिस्ट ने बोला, नहीं नहीं नहीं, अब हम बताएंगे कि हमने तुमको क्या दिया, हमने तुमको साइंस में कितना कुछ दिया है, हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने एजुकेशन में तुमको क्या दिया है, आर्ट में तुमको क्या दिया, तुम तो हमारी चीटिंग कर करके यहाँ तक बने हो ना, तुमको आर्किटेक्चर में कितना कुछ दिया है, मैथ्स में कितना कुछ दिया है, कल्चर में कितना कुछ दिया है, तुम्हारा कल्चर क्या है। जब वो लोग हमारे को ऊपर बार बार इंफीरियर दिखा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो हमारे पास भी हक है ना, हम कुछ तो बोलेंगे ना। हम चुपचाप सुन रहे हैं 100 साल, समझ में आ रहा है। दे वॉन्टेड इंडियंस टू अंडरस्टैंड, नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि वो भारतीयों को, इंडियंस को, हम लोगों को समझाएं कि हमारा जो बेटा पास्ट है ना वो बड़ा ही ग्लोरियस है, ऐसा पास्ट है हमारा कि चमकदार, है ना। इंडियंस वर केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स। हम लोगों को ब्रिटिशर्स नीचा दिखाते हैं, वो सच नहीं है। हमारे अंदर बड़ी ताकत है कि हम बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। ब्रिटिश रूल वॉज नॉट प्रूफ दैट इंडियंस वर इन्फीरियर। ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे हैं। दिस हेल्प्ड क्रिएट नेशनल प्राइड, जिसने हेल्प किया नेशनल प्राइड को पाने में। नेशनल फ्लैग्स बिकेम इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ नेशन। ऑफ कोर्स ये बात है, देश के प्रति प्यार का एक सिंबल, सबसे ब्यूटीफुल सा क्या होता है उस देश का, फ्लैग। तो ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, ये नेशनलिस्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि वो इस मूवमेंट में लोगों के दिल में भारत के लिए प्यार डाल सकें। तो उन्होंने फ्लैग को शो करना शुरू किया, कैरी करना शुरू किया, जिस फ्लैग में दिखाई दे रही थी यूनिटी, प्यार, रेजिस्टेंस, कि अब हम नहीं सहेंगे और हमें हमारे देश में यूनिटी, एकता, और हमारे देश को लेके बहुत सारा प्यार है ना, हम सब में एकता भी है। नेशनल फ्लैग बिकेम अ सिंबल अराउंड विच पीपल कुड यूनाइट। एक ऐसा सिंबल बना फ्लैग कि लोगों को एक दूसरे से एकता आ गई। नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ इंडिया।
नेशनलिज्म देश के लिए प्यार, और जो भारत के लिए लोगों के दिमाग में एक आइडिया था उसकी बात करते हैं। नेशनलिज्म यानी कि देश के लोगों के दिल में जो प्यार हम लोग डालने की कोशिश कर रहे थे, उसने किस चीज में मदद करी? अलग अलग रीजन, अलग अलग जगहों में बहुत ज्यादा मदद करी। रिलीजन्स, अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स होते हैं ना, उन सबको एकत्रित करने में, उन सबके प्यार में, दिल में भी प्यार भरने में मदद करी। अलग भाषाओं के लोग, अलग सोशल ग्रुप के लोग, है ना, इमेजिन देमसेल्व्स टू वन नेशन। अब वो क्या कर रहे थे? नेशनलिस्ट ने हेल्प करी कि वो लोगों को समझाएं कि बेटा हम सब एक ही देश के वासी हैं। However, this unity was not always complete. कभी पूरी हुई नहीं, चाहते थे पूरी ज़्यादा नहीं हो पाई। Different communities have had different economic interest. जितनी भी communities थी, अलग अलग communities के अंदर अलग अलग communities के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, पैसों का लेना देना, ठीक है। अलग पॉलिटिकल कंसर्न थे, किसी को कुछ चाहिए था पॉलिटिक्स से और किसी को कुछ चाहिए था। अलग अलग सोशल एक्सपीरियंसेस थे, जब वो लोग साथ में बैठते थे तो उनको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब था लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। इसीलिए मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो भारत का नेशनलिज्म, जो भारत के लिए प्यार, उसको बनाने में एक बड़ा ही लंबा और एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा है, बहुत मुश्किल रहा है। अब इस पूरे चैप्टर का अगर हम रिवीजन करें तो सबसे पहले हुआ मेरे प्यारे बच्चों पहला वर्ल्ड वॉर, यहाँ से हमने शुरू किया था। फिर हमें पता चला कि हम लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई है, पैसों से तंगी आ गई है। गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया, फिर गांधी जी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जाके हेल्प करी, फिर खेड़ा में जाके गुजरात में जाके हेल्प करी, और फिर अहमदाबाद में अगेन गुजरात में हेल्प करी। फिर आया एक रॉलेट एक्ट जो कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर लगाया, और फिर आया जलियांवाला बाग मैसेकर जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर हुआ खिलाफत मूवमेंट जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया। ऑटोमन एम्पायर वाले हार गए थे तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम और हिंदू को साथ में लाने का बहुत अच्छा मौका है। फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। उसके बाद आया जिसमें पीजेंट्स यानी कि किसान, ट्राइबल्स जो जंगल के लोग थे, और प्लांटेशन वर्कर्स को साथ में लाने का मौका मिल गया। चौरी चौरा मूवमेंट आया 1922 में। उसके बाद आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि मेरठ में ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो थोड़ा झगड़े वाला रूप ले रहा था। फिर आई स्वराज पार्टी की बात 1923 में। तब दो लोगों ने मिलके इस चीज़ को सपोर्ट किया, स्वराज पार्टी को। फिर साइमन कमीशन आई 1928 में, जब लोगों ने बोला साइमन गो बैक, जो आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन याद आता है। पूर्ण स्वराज के लिए 1929 में वर्क किया गया, ठीक है। ये फिर आता है दांडी मार्च। क्या आता है 1930 में? दांडी मार्च आता है नमक के लिए। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है। फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन का रीज़न हमने देखा गांधी इरविन पैक्ट क्या था, 31 में आया था ये 1931 में। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, वहाँ पे कुछ अच्छा समझ में नहीं आया, फिर हमने मूवमेंट को वापस रीस्टार्ट कर दिया। फिर पूना पैक्ट अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ। फिर भारत माता के लिए इमेज बनाया गया, सिंबल्स बनाए गए। वंदे मातरम सॉन्ग आया, फोकलोर आया, हिस्ट्री आई और फ्लैग्स आया। इससे हमें ग्रोथ ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इससे हमें भारत के लिए प्यार और ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए।